प्रिय विद्यार्थियों, पिछले सत्र में हमने इस बात की चर्चा की थी कि सरकार ने 1961 के दहेज निरोधक अधिनियम के मूल्यांकन के लिए और उसमें क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए ताकि वह अधिक प्रभावी हो सके की सिफारिशों की चर्चा की थी। संयुक्त संसदीय समिति ने यह अवलोकन किया कि 1961 का जो अधिनियम है वह प्रभावी प्रमाणित नहीं हुआ है। इस अधिनियम के प्रभावित न होने का प्रमाण उन्होंने यह दिया कि इस अधिनियम के बाद भी दहेज का लेन देन न केवल कायम है बल्कि पहले से बढ़ा भी है। महिला अत्याचार में वृद्धि हुई है और एक तरह से यह कानून निष्प्रभावी रहा है। और कारण यह बताया, मुख्य कारण, कि इस अधिनियम में दहेज उस राशि को, उस उपहार को माना गया है जो कि विवाह की एक शर्त के रूप में दिया जाता है। इसके पश्चात समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और यह कहा कि इस अधिनियम में संशोधन करना चाहिए या इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर निरस्त करके एक नया अधिनियम बनाया जाना चाहिए। जब संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन सरकार के पास पहुंचा, उस पर चर्चा हुई, उसके बाद लगातार यह दबाव बनता रहा कि 1961 के अधिनियम में संशोधन किए जाए और इसका परिणाम यह निकला कि 1984 1984 और 1986 1986 में दहेज के अधिनियम में आंशिक बदलाव किए गए, उसमें परिवर्तन किए गए। यहीं से हम आज की बात को आरंभ करते हैं। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम के मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के बाद 1984 और 1986 में 1961 के अधिनियम में बदलाव किए गए। 1985 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। द डाउरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल्स के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि विवाह के अवसर पर वर और वधू को मिले उपहारों की सूची वे अपनी अपनी स्वयं तैयार करेंगे। सूची में हर उपहार का संक्षिप्त विवरण, लगभग मूल्य, उपहार देने वाले व्यक्ति का नाम, उसका वधू या वर से रिश्ता अंकित किया जाएगा। तैयार की गई सूची पर वर और वधू दोनों के हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त संसदीय समिति ने यह कहा कि विवाह के अवसर पर लड़के के परिवार को लड़की के परिवार के द्वारा या लड़की के परिवार को लड़के के परिवार के द्वारा या उनके रिश्तेदारों के द्वारा जो भी उपहार मिलते हैं या नगद राशि मिलती है या जो भी वस्तुएं मिलती है, उनकी सूची तैयार की जाएगी और सूची स्वयं वर और वधू तैयार करेंगे। अर्थात जिस लड़के की शादी हुई है वह अपनी सूची तैयार करेगा कि उसको क्या क्या उपहार विवाह के अवसर पर मिले हैं। इसी प्रकार वधू, लड़की, अपनी सूची तैयार करेगी कि उसको विवाह के अवसर पर क्या क्या उपहार मिले हैं। इस सूची को बनाते समय उपहार का विवरण होगा, उसका लगभग मूल्य अंकित किया जाएगा
उपहार देने वाले व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा और उसका वर या वधू से क्या रिश्ता है यह अंकित किया जाएगा और यह प्रमाणिक तभी मानी जाएगी जब ऐसी सूची पर वर और वधू दोनों के हस्ताक्षर होंगे। यह प्रावधान आज भी लागू है। इस प्रकार की सूची बनाने की वैधानिक बाध्यता है, किंतु वास्तव में ऐसा कितना होगा है यह एक चर्चा का विषय है। द डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में दहेज को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया। इसके साथ ही यह प्रावधान किया गया कि दहेज लेने या देने या दहेज की मांग के विरुद्ध केस चलने पर जिसे अपराधी बताया गया है उसे यह साबित करना होगा कि उसने यह अपराध नहीं किया है। आईपीसी की धारा के सेक्शन 304(1) के बाद सेक्शन 304(ठ) जोड़ा गया जो दहेज हत्या से संबंधित है। इसी प्रकार कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 में बदलाव किए गए। दहेज अब संज्ञेय अपराध बन चुका था। जमानती के स्थान पर गैर जमानती अपराध बन चुका था। दहेज अब असंज्ञेय के स्थान पर संज्ञेय अपराध बन चुका था। 2-3 बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त संसदीय समिति की संस्तुति के बाद दहेज को असंज्ञेय अपराध के स्थान पर संज्ञेय अपराध बना दिया गया। यानी दहेज लेना और देना ऐसा करने में जो व्यक्ति भागीदार हैं उनके विरुद्ध केस चलाने के लिए किसी शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पुलिस या प्रशासन स्वयं अपने से संज्ञान ले सकता है और संज्ञान लेकर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर सकता है। दूसरी बात, इस संस्तुति के पहले दहेज एक जमानती अपराध नहीं था, अपराध था। अब इस कानून में इसको गैर जमानती अपराध बना दिया गया। यानी जो अपराधी है जिसके खिलाफ मुकदमा है उसकी जमानत नहीं ली या दी जा सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी शामिल की गई कि इस अधिनियम के प्रावधान में यह प्रावधान जोड़ा गया कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध दहेज लेने या देने का केस साबित करने के लिए किया गया है उसे स्वयं ये प्रमाणित करना होगा कि वह इस तरह के अपराध का भागीदार नहीं है। यानी साबित करने का प्रयास वह व्यक्ति करेगा जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है। इसके साथ ही दंड विधान की कई धाराओं में परिवर्तन किया गया। एविडेंस एक्ट में परिवर्तन किया गया। प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में परिवर्तन किया गया और इन परिवर्तन के द्वारा इस कानून को और कठोर बनाने का प्रयास किया गया। ये परिवर्तन दंड की मात्रा को बढ़ाते हैं, दंड के स्वरूप में परिवर्तन लाए हैं, जमानती और अजमानती अपराध का परिवर्तन आया है, संज्ञेय और असंज्ञेय का परिवर्तन आया है। इन प्रयासों के माध्यम से इसमें कठोरता लाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद भी वस्तु स्थिति क्या है इसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि संयुक्त संसदीय समिति ने जो यह कहा कि विवाह की एक शर्त के रूप का जो प्रावधान है वह इस अधिनियम को दंत विहीन बनाता है
इसकी धार को ख़त्म कर देता है, उसको हटाने का कोई प्रयास न तो अभी तक किया गया है, न उस प्रावधान को हटाया गया है। इस पूरी चर्चा के बाद मैं बहुत ही संक्षेप में आपके सामने दहेज प्रथा के विभिन्न आयामों से संबंधित सार संक्षेप को प्रस्तुत कर रहा हूँ। दहेज प्रथा हिंदू विवाह से संबंधित समस्याओं में एक महत्वपूर्ण समस्या रही है, जिसे वैज्ञानिक प्रयासों के बावजूद रोका नहीं जा सका है। दहेज का सामान्य अर्थ उस धन, उपहार या वस्तुओं से है जिन्हें लड़की जिसका कि विवाह हो रहा है के माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक वर को या उसके माता पिता को या अभिभावक या रिश्तेदारों को देते हैं। वैधानिक संदर्भ में दहेज का अभिप्राय उस संपत्ति या मूल्यवान निधि से है जिसे विवाह के दोनों पक्षों में से एक पक्ष दूसरे पक्ष को विवाह के पहले, विवाह के अवसर पर या विवाह के बाद विवाह की एक शर्त के रूप में देता है या लेता है या देना या लेना मंजूर करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है। दहेज का सामान्य अर्थ जो हम और आप लेते हैं, जो समाज समझता है, और दहेज का वैधानिक अर्थ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सामान्य अर्थ यह है कि लड़की को विवाह के समय बहुमूल्य भेंट देना, उपहार देना, नगद राशि देना, चाहे लड़की के परिवार से या उसके रिश्तेदारों से। वैधानिक अर्थ में अगर बात करें तो सैद्धांतिक रूप से ऐसा करना अपराध नहीं है। यह भेंट, यह उपहार या नगद राशि तभी अपराध बनता है जबकि विवाह तय करने के समय, विवाह के पहले, विवाह के समय या विवाह के बाद एक शर्त के रूप में एक पक्ष दूसरे को देता है और दूसरा पक्ष पहले पक्ष को स्वीकार कराता है। दहेज प्रथा के ऐतिहासिक संदर्भ यह बताते हैं कि वैदिक काल में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। कन्यादान के समय कन्या को जो संस्कारात्मक या प्रतीकात्मक उपहार दिए जाते थे, उन्हें ही कुछ विचारकों ने दहेज का नाम दिया है। मध्ययुगीन भारत में विशेषतया 13वीं और 14वीं शताब्दी के आसपास दहेज का प्रचलन स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। मध्ययुगीन भारत में राजा महाराजाओं और कतिपय कुलीन घरानों में दहेज का प्रचलन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासन में दहेज प्रथा का प्रसार और विस्तार बढ़ा और स्वतंत्र भारत में तो इसका प्रचलन और भी अधिक बढ़ा। आज भी यह प्रथा स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। बहुत ही संक्षिप्त में आपको स्पष्ट करूं, वैदिक काल दहेज के कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। मध्ययुगीन भारत में हमको दहेज प्रथा का उल्लेख दृष्टिगत होता है और यह भी सर्वमान्य नहीं था। सभी समाज के समुदायों में प्रचलन इसका नहीं था, बल्कि जो कुलीन घराने थे, राजा महाराजाओं के परिवार थे, उनमें यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इतिहासकार यह मानते हैं कि 13वीं और 14वीं शताब्दी एक ऐसा समय काल रहा है जहाँ पर दहेज प्रथा स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। इसके बाद ब्रिटिश काल में यह प्रथा ज्यों का त्यों प्रथा कायम रही और ब्रिटिश काल के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद इसका स्वरूप भी बदला, इसकी मात्रा भी बदली, दहेज का प्रचलन और अधिक बढ़ा। जिन समुदायों में दहेज नहीं था वहाँ भी दहेज की प्रथा स्वीकार की जाने लगी। मात्रा में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई और उसके स्वरूप में निश्चित रूप से परिवर्तन आया। दहेज के कारणों में
प्रमुख कारण यह माना जा सकता है कि समाज के सदस्य इसे एक सामाजिक प्रथा मानते हैं तथा प्रथाओं को बदलना आसान नहीं होता है। उच्च परिस्थिति और धनी परिवार में लड़की के विवाह की आकांक्षा, अंतर्विवाह, अनुलोम विवाह ने दहेज प्रथा को मजबूती प्रदान की है। इसी प्रथा ने समाज को कई दुष्परिणाम दिए हैं, जिनमें आर्थिक तंगी, ऋणग्रस्तता, बेमेल विवाह, बाल विवाह, लड़कियों पर भावात्मक आघात तथा महिला अत्याचार आदि प्रमुख है। दहेज प्रथा निरंतर क्यों चली आ रही? सबसे प्रमुख कारण यह कि लोगों ने यह मान लिया कि यह एक ऐसी प्रथा है जिसको समाज शताब्दियों से मानता आया है और वे बिना कोई प्रश्न उठाए इस प्रथा को स्वीकार करने लगे। उन्होंने इस प्रथा को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया और स्वयं भी दहेज लेने और देने लगे। यानी एक प्रथा के रूप में इसकी स्वीकृति हुई और जनसाधारण को ऐसा नहीं लगा कि कुछ गलत हो रहा है। कारण ये कि सामाजिक प्रथाएं बहुत मजबूत होती है। आपको एक विचारक का नाम बताऊं, समनर। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो लोक रीतियाँ हैं वे विधानों से ऊपर होती है, विधानों से अधिक मजबूत होती है। लोक रीतियों को हटाना या विधान के माध्यम से उनको समाप्त करना बहुत कठिन है। यह बात दहेज प्रथा पर भी लागू होती है। एक ऐसी प्रथा जो कि हमारी परंपरा का अंग बन चुकी है, वह वैधानिक प्रयासों के बावजूद नहीं हटाई जा सकी है। इसके अतिरिक्त जिन मुख्य कारणों की चर्चा हमने की, मैंने आपको बताया कि ऊंचे परिवार में अच्छी परिस्थिति की लड़के के साथ शादी करने की आकांक्षा, अंतर्विवाह, अनुलोम विवाह, ये अन्य कई ऐसे कारण हैं जिन्होंने दहेज प्रथा को निरंतर बनाए रखा है और आज भी समाज में विद्यमान है। जहाँ तक परिणामों का सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह कि आर्थिक तंगी और ऋणग्रस्तता। आपको कई ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो दहेज देने के लिए धन की व्यवस्था करते हैं, ऋण लेते हैं और उस पर ब्याज देकर उसको चुकाने का प्रयास करते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं, परिवार तंगहाली में आ जाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उस पर जो ऋण है उसका भुगतान करना उसके लिए एक कठिन स्थिति बन जाता है। इसके अतिरिक्त बेमेल विवाह, बाल विवाह और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लड़कियों पर भावात्मक आघात, लड़की का समय पर विवाह न होना या विवाह के समय जब वह यह देखती है कि उसके माता पिता कितना परेशान हैं धन की व्यवस्था करने के लिए, व्यवस्था इस कारण कि उनको दहेज देना है, तो इसका उस पर भावनात्मक आघात पड़ता है, उसके व्यक्तित्व का विघटन होता है। यह इसके मुख्य दुष्परिणाम माने जा सकते हैं। दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए, कैसे समाप्त किया जाए के लिए अनौपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों स्तरों पर प्रयास आवश्यक है। दहेज के विरुद्ध जनमानस बनाने के लिए गंभीर प्रयास, प्रचार एवं जन चेतना, अंतर्जातीय विवाह के साथ वैधानिक प्रयास आवश्यक है। यद्यपि दहेज निरोधक अधिनियम 1961 अस्तित्व में है, किंतु यह एक ऐसा अधिनियम है जो दहेज प्रथा को रोकने में असफल रहा है। इस अधिनियम में दहेज की परिभाषा के साथ यह बात जोड़ी गई है कि यह निधि, संपत्ति, उपहार विवाह की एक शर्त के रूप में दिए जाते हैं, वे ही दहेज की श्रेणी में शामिल होंगे। देखिए, कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि अगर आप यह सोचते हो कि केवल विधान बनाकर, सामाजिक अधिनियम बनाकर आप दहेज प्रथा को समाप्त कर देंगे,
तो ऐसा सोचना हमारी भूल है। 1961 का अधिनियम प्रभावहीन रहा तो केवल वैधानिक प्रयास पर्याप्त नहीं है, केवल औपचारिक प्रयत्न पर्याप्त नहीं है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि अनौपचारिक गंभीर प्रयास किए जाएं, जनमत इसके विरुद्ध बनाया जाए, जन चेतना जागृत की जाए और लोग स्वयं यह समझे कि दहेज लेना और दहेज देना समाज के लिए अहितकर है। ये स्वयं अपनी इच्छा से इस प्रथा का त्याग करे, तभी यह अपेक्षा की जा सकती है कि यह प्रथा धीरे धीरे समाज से समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक इसके परिभाषा की बात है, उसमें कमी की ओर हम कई जगह चर्चा कर चुके हैं। आप स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे कि दहेज प्रथा के लागू होने में, उस पर वैधानिक प्रयासों की असफलता में अधिनियम में जो परिभाषा दी गई है वह बहुत सीमा तक जिम्मेदार है। 1961 के अधिनियम के मूल्यांकन के लिए संसद ने एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई। समिति की धारणा है कि विवाह की एक शर्त को परिभाषा में जोड़ना दहेज निरोधक अधिनियम की धार को समाप्त कर देता है। इसके साथ ही समिति ने अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। 1982 में संयुक्त संसदीय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए 84 और 86 में अधिनियम में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। दहेज संबंधी दंड के प्रावधानों को कठोर बनाने का प्रयास किया गया है तथा दहेज को लेने व देने को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। विवाह के समय पर वर वधू दोनों के लिए यह नियम लागू किया गया है कि विवाह के अवसर पर वर तथा वधू को मिले उपहारों की सूची बनाई जाएगी और उस पर दोनों के हस्ताक्षर होंगे। अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दंड संहिता में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं। इन बातों की चर्चा अभी हमने विस्तार से की है, केवल मैं निष्कर्ष के रूप में इन बिंदुओं को वापस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दहेज संबंधी स्थिति में कोई सार्थक बदलाव दृष्टिगत नहीं होता है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज के सदस्यों की सोच, व्यवहार और चेतना को बदला जाए। सामाजिक विधान तभी प्रभावी हो सकते हैं जब इसके पीछे जनमत का बल हो। सामाजिक अधिनियम तभी वांछित परिणाम दे सकते हैं जब सामाजिक वातावरण अधिनियम के पक्ष में हो तथा प्रशासन में अधिनियम को लागू करने की गंभीर इच्छा शक्ति हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई भी कानून प्रभावी नहीं हो सकता है। और अंत में आकर एक महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भारतीय समाज पर आप दृष्टिपात करें, हिंदू समाज का दर्शन जो प्राचीन समय में था, जो नैतिक मूल्य हमारे प्राचीन समय में थे, उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। एक और आधुनिकता बढ़ी और दूसरी ओर भौतिकवादिता बहुत अधिक बलशाली बनी। हमारे आज के जीवन में, चाहे वह सामाजिक जीवन हो या सामान्य दूसरे जीवन के आयाम हो, भौतिकवादिता अपने चरम पर है। साधारण शब्दों में आपसे ये कहूँ कि पैसे का महत्व बहुत अधिक बढ़ा। धन का जितना महत्व आज अधिक है, उतना शायद किसी भी समय में पहले नहीं था। पहले नैतिक मूल्यों को, आदर्शों को महत्वपूर्ण माना जाता था। धन महत्वपूर्ण था पर इनके सामने गौण था। आज हमारे लिए नैतिक मूल्य, आदर्श, समाज के मूल्य उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना धन का महत्व है। धन का जब महत्व बढ़ता है तो समाज के सदस्यों में धन के प्रति लालसा बढ़ती है, लालच बढ़ता है।
यह लालच, यह धन कमाने की प्रवृत्ति, धनाढ्य बनने की प्रवृत्ति, अधिक से अधिक धन जुटाने की प्रवृत्ति हमको ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो समाज के द्वारा अमान्य होते हैं। हम ऐसे कृत्यों को करने लगते हैं जो कि जिन साधनों के पीछे नैतिक मान्यताएं प्रभावी नहीं हैं, हम उनको छोड़कर येन केन प्रकारेण धन अर्जित करना चाहते हैं। यह भौतिकवादिता की प्रवृत्ति दहेज प्रथा को और अधिक बढ़ावा देती है, क्योंकि दहेज एक ऐसा अवसर है जिसमें सामान्यतया लड़के के परिवार वाले यह अपेक्षा करते हैं कि लड़की के परिवार से उनको अधिक से अधिक मिल सके, और विवाह के अवसर पर मिल जाता है तो उसके बाद भी ये अपेक्षा किए रहते हैं कि ऐसा लगातार उनको मिलता रहे। इस भौतिकवादिता की प्रवृत्ति पर यदि अंकुश लगेगा, कभी लगेगा, तो हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि दहेज प्रथा के प्रति एक विरोधी वातावरण बने, इसकी स्वीकारोक्ति में कमी आए और बहुत माता पिता, लड़के के माता पिता लालायित नहीं रहें कि लड़के की विवाह पर जितना लड़की वालों से ले सके उतना ले। वैधानिक प्रयास भी तभी सफल होंगे जब इस प्रकार की सोच समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी और वे इसको अपने जीवन शैली का अंग बना लेंगे। इस चर्चा को विराम देते समय अंत में मैं यह कहना जरूर चाहूँगा कि दहेज प्रथा का समापन तभी हो सकता है जबकि हमारे विचारों में बदलाव आए। हम ग्रीड, लालच की प्रवृत्ति को छोड़ें। एक तरफ जनमानस प्रभावी रूप से अपनी भूमिका अदा करे, दूसरी ओर वैधानिक प्रयास ऐसे किए जाएं जो वास्तव में प्रभावी हो। हाल के समय के जो वैधानिक प्रयास हैं उनको पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। हमको ये अपेक्षा करनी चाहिए, ये आशा करनी चाहिए कि समय के बदलाव के साथ साथ हमारे सोच में बदलाव होगा, उसमें परिवर्तन आएगा और इसके साथ साथ जनमानस और वैधानिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप इस प्रथा का अंत होगा या ये प्रथा बहुत कमज़ोर हो जाएगी, इसकी व्यापकता में कमी आएगी।